नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कक्षा छठी महाजनपद। महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बुक है हमारा अतीत। इसमें क्या बताया जाएगा कि राज्यों का उदय कैसे हुआ। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था कि अब राज्य बनने शुरू हो गए थे। अब परिवार की जो सबसे पहली इकाई होती थी वो परिवार होता था। परिवार का मुखिया कौन होता था, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे राज्यों का उदय हुआ और कैसे कैसे एक महान राज्य बने। एक राज्य में कितने राज्य कैसे जुड़े और कहाँ से महाजनपद आए, ठीक है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो भारत में ऋग्वैदिक युग में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। समाज की आरंभिक इकाई जो होता था वो परिवार होता था। परिवार से ग्राम बनते थे, ग्राम से जन बनते थे, जन से जनपद बनते थे। तो ये जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। ये जो लाइन है ना काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। परिवार के लोग एक ही पूर्वज की संतान होते थे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ रहते थे। मतलब मान लो कोई एक ही पूर्वज की संतान है तो वो एक साथ रहते थे। अब वो और उनको क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। जो इनका मुखिया होता था ना, इन सारे पूर्वजों का जो मुखिया होता था उसको हम बोलते थे राजन। राजन का क्या कार्य होता था, वो उनको सुरक्षा देता था कि भाई इन पे कोई हमला ना कर दे, ये हमेशा सुरक्षित रहें। और वो अपनी सहायता के लिए क्या रखता था, सेनानी रखता था, पुरोहित रखता था और ग्रामीण आदि अधिकारी होते थे। राजन की सैन्य सहायता के लिए सेनानी होता था। पुरोहित राजन को धर्म के पालन की शिक्षा देता था। उस युग में गाय जन लोगों की मुख्य संपत्ति होती थी। गाय क्या होती थी, इन लोगों की मुख्य संपत्ति होती थी। राजन का मुख्य कार्य जन के लोगों के गोधन की सुरक्षा करना भी होता था कि गोधन जो इनके पास गाय वगैरह है इनकी भी सुरक्षा की जाए। ग्रामीण गांव का मुखिया होता था। ग्रामीण गांव का मुखिया होता था। एक जन के क्षेत्र में कई ग्राम शामिल होते थे, क्योंकि एक जन है ना उसमें कई छोटे छोटे गांव शामिल होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है भाई ग्राम। जन के क्षेत्रों को धीरे धीरे जनपद कहा जाने लगा कि जो जन के क्षेत्र थे उनको जनपद कहा जाने लगा। एक जनपद में शुरुआत में एक ही जन के लोग रहते थे, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि दूसरे दूसरे यहाँ के भी लोग आकर यहाँ रहने लगे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी। इनमें मिक्स मिक्स जो होने लगी संस्कृति, जो एक जगह से दूसरी जगह के लोग आएंगे तो असंस्कृति का तो थोड़ा बहुत अदला बदलाव हो गई। ऐसे करते 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 जीवन में स्थिरता आने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जनपदों का आकार भी बढ़ने लगा। छोटे जनपद अब बड़े जनपदों में बदलने लगे। इन क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी होने लगी। अब इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा कि जब छोटे छोटे राज्य थे, पहले गांव थे, गांव से फिर राज्य बने, राज्य से उनमें और लोग जुड़ते गए। तो फिर क्या हुआ कि बढ़ते बढ़ते जब इनकी संख्या बढ़ने लगी, एक जनपद में कई बाहर से भी आकर रहने लगे, तो इन्होंने महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद, इस युग को भारत का महाजनपद काल कहा जाता है। वैदिक युग के 16 बड़े महाजनपदों में बदल गया। किसमें बदल गए, 16 महाजनपदों में। सभी महाजनपद गंगाधार अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। कि कहाँ से फैला हुआ था ये अफगानिस्तान से लेकर पूर्व बंगाल तक, उत्तर हिमालय पर्वत से दक्षिण के पठार तक फैला हुआ था। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अफगानिस्तान से लेकर हिमालय के पर्वत से दक्षिण के दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में केंद्रीय संस्था के संगठन की कमी थी। सारा राष्ट्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। कि इसमें क्या था, कोई केंद्रीय संस्था नहीं चलती थी। यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता था, फिर उन्हें महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ जैसे कि इसमें दिखाया गया, बौद्ध ग्रंथ, आगंतुक, महावस्तु, इन सब ने क्या बोला है कि 16 महाजनपदों की संख्या बताई कि कितने महाजनपद थे उस टाइम पे, 16 महाजनपद थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये जो जनपदों की संख्या थी इससे भी बड़ी थी, लेकिन जो इसकी एक संख्या दे दी गई वो 16 थी। लेकिन ये 16 नहीं थी, 16 से भी ज़्यादा महाजनपद थे। राजतंत्र किसे कहते हैं, राजतंत्र उसे कहते हैं जिसमें राजा का शासन चलता है। जो राजा का बेटा होता है वही राजा बनेगा। गणतंत्र शासन प्रणाली ऐसी थी कि इसमें जो इसका सर्वोच्च सभा होती थी ना, उसमें सर्वोच्च सभा में कोई व्यक्ति भी और कम उम्र का भी और ज़्यादा उम्र के भी लोग शामिल होते थे। वो क्या करते थे कि चुनाव करते थे कि भाई ये व्यक्ति राजा बनना चाहिए, ये व्यक्ति इसके योग्य है। तो गणतंत्र शासन प्रणाली वो हो गई जो लोगों द्वारा चुनी जाती थी। ठीक, कैसे कैसे हमें किन किन चीज़ों से हमें जो अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए,
ब्राह्मण के ग्रंथ हो गए, ये भारतीय राज्य व्यवस्था की व्यापक जानकारी देते हैं। महाभारत का कौटिल्य हो गया, ये राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देते हैं। तो हम इनसे पढ़ेंगे। इसमें हमें जो जब से सबसे ज़रूरी लाइन है वो हम ये पढ़ेंगे कि प्रसिद्ध इतिहासकार काशी जायसवाल का कथन था कि सभा और समिति का जन्म जन्म ऋग्वेदिक युग में हुआ था। सभा और समिति का जन्म कब हुआ था? ऋग्वेदिक युग में हुआ था। सभा समिति क्या करती थी? राजा को नियंत्रित करती थी। राजा के प्रशासन को जो था ना उसको कंट्रोल में करती थी कि भाई तुम ये नहीं करोगे, ये धर्म के विरुद्ध है। तो इस तरीके से अंकुश लगाती थी। सभा और समिति राजा की शक्ति पर अंकुश लगाती थी। ये संस्था भारत में लोकतंत्री मूल्यों के विकास को दिखाती थी। ऋग्वेदिक जनपद समय के साथ जनपदों में बदल गए। अब ये क्या था कि ऋग्वेदिक जो जनपद थे ये क्या बदल गए समय के साथ? महाजनपदों में बदल गए। महाजनपद राजतंत्रीय और गणतंत्री व्यवस्था अपनाए हुए थे कि राजतंत्र व्यवस्था भी अपनाते थे और गणतंत्री व्यवस्था भी अपनाते थे। कहीं पे राजतंत्री चलती थी तो कहीं पे गणतंत्री चलती थी। राजतंत्री व्यवस्था में राजा का पद वचनानुगत होता था, मतलब राजा का बेटा राजा बनता था, जबकि गणतंत्री शासन व्यवस्था में राजा का चुनाव लोगों द्वारा होता था। फिर आगे चलकर महाजनपद काल में साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया कि अब जो आगे चलकर जो क्या हुआ कि सब अपने साम्राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा देशों को जोड़ना चाहते थे कि भाई हम इस राज्य को भी जोड़ लें, इस राज्य को भी जोड़ लें। उनमें एक होड़ सी लग गई थी, तो साम्राज्यवाद का दौर शुरू हुआ। और इन सब में सबसे ज़्यादा आगे कौन निकला? मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया। मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ये देख रहे हो ना आप, सबकी राजधानी है कुरु की राजधानी कौन सी? इंद्रप्रस्थ हो गया। तो आपको ये पढ़नी है, कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है इनमें से। इन 16 महाजनपदों में से प्रत्येक महाजनपद एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे। ये क्या करते थे कि 16 जो महाजनपद थे ना एक दूसरे से संघर्ष करते थे, और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद होता था वो हमेशा कमजोर को हड़पने की कोशिश करता रहता था, और छोटे छोटे महाजनपदों को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि इन लोगों को अपना राज्य बचाने के लिए या अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी बेटी की शादी भी उस राज्य में कर देते थे। जैसे कि इसमें देखने को मिलेगा, उस समय गणराज्यों को आवश्यकता संघ राज्यों का निर्माण करना पड़ा था, कि उस समय गणराज्यों को भी आवश्यकता के अनुसार संघ राज्य का निर्माण करना पड़ा था। महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। जैसे कौशल राजा ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से, तथा प्रसेनजीत ने अपनी विजयीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से कर दिया था। तो किस लिए किया था? ताकि उनका जो राज्य है वो सुरक्षित रहे और उन पे कोई हमला ना हो सके, उनके जो शासन है वो चलता रहे। उसने शाक्यों के साथ भी ये संबंध स्थापित किए। वत्स के राजा ने विदेह राजकुमारी से विवाह किया था। विवाह संबंधी राज्यों में मित्रता स्थापित हो गई, कि विवाह करके वो क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से मित्रता कर लेते थे। महाजन भारत में गणतंत्रीय शासन की परंपरा क्या थी भाई? महाजनपद युग में भारतीय एक प्रकार की शासन पद्धति नहीं थी। इसमें दो प्रकार की शासन पद्धति थी, राजतंत्रीय शासन प्रणाली, गणतंत्रीय शासन प्रणाली। में पिछली बार बता चुकी हूँ। राजतंत्रीय शासन प्रणाली क्या होती थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और राजा का इसमें पूरी स्वतंत्रता होती थी ना, उस पर इतनी कोई रोक टोक नहीं होती थी। जबकि गणतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या होता था, जो लोग चुने जाते थे ना, जो लोगों द्वारा चुने जाते थे वो उनको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था कि भाई तुम धर्म के विरुद्ध नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे। और जो चुनाव होता था ना उसमें ये नहीं है कि कोई वो ही चुनाव करते थे, या कम उम्र का व्यक्ति भी हो सकता है, एक वृद्ध भी हो सकता है, लेकिन वो सर्वोच्च व्यक्ति, जैसे कि जिसको ज़्यादा ज्ञान हो। गणतांत्रिक शासन प्रणाली में जनों को समान अधिकार प्राप्त थे। गणतंत्री राज्य में समान शासन व्यवस्था नहीं थी, कि राज्यों में समान शासन व्यवस्था नहीं थी। गणतंत्री शासन प्रणाली में नागरिकों को स्वतंत्र व समानता का महत्व दिया जाता था, कि इनकी जो शासन प्रणाली होती थी ना उनमें जनों को सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उनके किसी के साथ ये नहीं था कि भाई तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाएगा, जो भी है। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकारों के व्यक्ति विशेष के हाथ में ना होकर गण और विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें क्या होता था कि किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में नहीं होते थे, गण के हाथ में होते थे, व्यक्तियों के हाथ में होते थे, लोगों के हाथ में होते थे। जो सर्वोच्च अधिकारी नायक प्रधान या राष्ट्रपति होता था,
या गण या संघ की सभा द्वारा सामान्य जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। कभी-कभी गण के मुखिया वंशानुगत भी होते थे। कभी-कभी क्या होता था कि इनके जो मुखिया होते थे ना वो वंशानुगत मतलब कि ये हमारी पीढ़ी में से कि इस पीढ़ी का मुखिया है तो इस पीढ़ी का ही वारिश होगा। तो इस तरीके से इनका वंशानुगत होता था। जैसे राजतंत्र प्रणाली में होता है कि भई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस टाइप से था इसमें। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में राजा एक प्रतिनिधि परिषद की अध्यक्षता करता था। इन गणराज्यों का शासन सर्वोच्च परिषद के हाथ में होता था। इस परिषद में क्या होता था कि युवा, वृद्धा दोनों शामिल होते थे। इन सभाओं में वाद विवाद होता था। इन राज्यों को लंबे समय तक अस्तित्व बना रहता था। लोग गणतंत्र की तुलना में लोग गणतंत्र की तुलना में क्या करने लगे थे, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अच्छा मानने लगे थे। और ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ, मगध था वो शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। कि ऐसी परिस्थितियों में मगध के नेतृत्व में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। जो मगध था बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मगध के शासक बहुत योग्य व साहसी थे, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, पद्मानंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध को दूर दूर तक विस्तार किया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें पैदल, रथ, घुड़सवार और हाथी सम्मिलित थे। इस क्षेत्र में क्या था कि हाथी जो थे प्राकृतिक रूप से बहुत सारे थे इनके पास। मगध राज्य के उदय में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने भी अहम योगदान दिया। यहाँ की नदियाँ गंगा, सोन तथा चंपा तथा कृषि यातायात को सुंदर आधार प्रदान कर रही थी। कि यातायात को बहुत ही मजबूत ज़्यादा आधार प्रदान कर रही थी ये। अम, मगध में लोहे की बड़ी-बड़ी खदानें थी। मगध क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। इस क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में था। नए-नए नगरों का उदय एवं धातु के सिक्कों का प्रचलन भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। यहाँ साम्राज्य को व्यापारिक उत्पादनों पर चुंगी लगाकर खूब कर प्राप्त किया जाता था। कि यहाँ पे क्या किया जाता था कि उत्पादनों पर चुंगी लगा दिया जाता था और उनसे कर प्राप्त किया जाता था। इस साम्राज्य का वातावरण अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। कि इसमें इतनी भी बंदिशें नहीं थी। इसमें इसका जो साम्राज्य का वातावरण था अन्य राजाओं की अपेक्षा बहुत ही खुला हुआ स्वतंत्र था। फिर पढ़ते हैं मगध के प्रमुख राजवंश। बिम्बिसार, इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिम्बिसार था, जिसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। बिम्बिसार ने अंग राज्य का विजित कर मगध को विस्तार शुरू किया। मतलब जो बिम्बिसार था उसने क्या करा, अंग राज्य को जीता, उसके बाद उसका विस्तार शुरू किया। उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक नियुक्त किया। मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीव व्रज राजगृह थी। क्या थी? ग्रीवज राजगृह थी मगध की आरंभिक राजधानी। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है बिम्बिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। कहाँ का शासन दिया था इनको? अंग का शासक, ठीक है, नियुक्त किया था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिम्बिसार के बाद मगध का शासक बना। वह इतिहास में कुनिक नाम से चर्चित था। इतिहास में वो किस नाम से चर्चित था? कुनिक नाम से चर्चित था। अजातशत्रु ने दीर्घकालीन संघर्ष के उपरांत काशी वज्जी संघ को जीता। कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि अजातशत्रु का नाम क्या था, किस नाम से चर्चित था? काशी और वज्जी संघ को जीत कर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ये भी कई बार पूछा गया। अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपणी गुफा में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है कि अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपणी गुफा में क्या हुआ था? बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, पहली प्रथम बौद्ध सभा का। ठीक है। अजातशत्रु को 460 ईसा पूर्व में उसके पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर दी गई। कि अजातशत्रु की जो हत्या किसने की थी? उनके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। उदयन ने 460 ईसा पूर्व में 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की। वह वह उसे अपनी राजधानी बनाया। वह जैन धर्म के अनुयायी थे। वह अपने पूर्वजों की तरह राष्ट्रवादी शासक थे। वो क्या था? जैन धर्म के अनुयायी थे। वो अपने पूर्वजों की तरह क्या थे? राष्ट्रवाद के शासक थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदस था। जो हर्यक वंश का शासन था ना, अंतिम शासक, वो नागदशक था। नागदशक के बाद जो शिशुनाग था उसका आगमन हो गया। शिशुनाग नामक आमत्य मंत्री ने शिशु वंश का आगमन हो जाएगा अब। शिशुनाग आमंत्य मंत्री ने समाप्त कर मगध पर अपना
प्रभुत्व स्थापित स्थापित कर शिशुनाग वंश की स्थापना करी। कि जो शिशु नाम का आमत्य मंत्री था ना, उसने 442 में समाप्त कर हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था, उसको समाप्त कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस वंश के संस्थापक एवं शासक शिशुनाग ने अंतिम तथा वत्स राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मगध साम्राज्य को और विस्तार किया। शिशुनाग ने वज्जों को नियंत्रण में रखते हुए पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र अतिरिक्त वैशाल्य को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने ईसा पूर्व 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक 366 ईसा तक शासन किया। उसके शासनकाल में कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध सभा हुई थी। ये तो कई बार पूछा गया है कि कालाशोक का नाम भी पूछ लिया जाता है, काकवर्ण बोलते हैं जिसको। और शिशुनाग का कौन था? कालाशोक पुत्र था। और जो दूसरी बौद्ध सभा हुई थी उसके शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन शिशुनाग का अंतिम शासक था। उसने 344 ईसा तक शासन किया। महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका। उसके बाद कौन आ गया भाई? उसके बाद आ गया महापद्मानंद। ठीक है, उसने क्या करा? इस वंश को उखाड़ फेंका, मतलब शिशुनाग वंश भी अब नहीं रहा। ठीक है, उखाड़ फेंका। फिर उसके बाद है इस राजवंश की स्थापना जो नंद वंश के नाम से जानी जाती थी। महापद्म ने शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और नए वंश का वहाँ पे आगमन हुआ, तो वो क्या था? नंद वंश था। ठीक है, नए नंद वंश राज्य की स्थापना हुई। महापद्मानंद इस वंश के संस्थापक थे। उसने विशाल सेना बनाई और इसके प्रभाव से इक्ष्वाकु, कुरूर, सुरसेन, मथुरा, कलिंग आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसने क्या करी? बहुत ही विशाल सेना बनाई। इक्ष्वाकु, कुरूर, सुरसेन, मथुरा, कलिंग आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की। महापद्मानंद ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। महापद्मानंद की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पांडुक शासक बना, लेकिन वो अयोग्य था। इनके बाद देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली आएगा ना, वो आएगा धनानंद। धनानंद इतना शक्तिशाली था इस समय बहुत शक्तिशाली। उसको सिकंदर का समकालीन बोला जाता था। उसके पास 2 लाख पैदल, बाकी सब बेकार थे। इसमें जो सबसे शक्तिशाली था वो धनानंद था। वो सिकंदर का समकालीन था। उसके पास 2 लाख पैदल, 2 लाख पैदल सेना थी, 20,000 घुड़सवार थे, 2,000 रथ थे, 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। कई बार पूछा जाता है। 2 लाख पैदल यात्री थे उसके पास, पैदल सेना बोल सकते हो, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना। परंतु वह प्रजा में अलोकप्रिय था। प्रजा उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत अत्याचार करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उसने कौटिल्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व मगध पर आक्रमण कर दिया और धनानंद को हराकर नंद वंश का साम्राज्य को समाप्त कर दिया। भारत में फिर किसके साम्राज्य की स्थापना हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना जरूर। बाकी जो इसमें जो मैंने ये यहाँ पे लाइनें कर रखी है ना, पेंसिल से लाइनें खींच रखी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार पूछ भी लिया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।